नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर राम जन्मभूमि अयोध्या से आ रही है, जहां पर भूमि पूजन से पहले सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि अयोध्या भूमि पूजन में शामिल होने वाले 200 अतिथियों की सूची पर पीएम मोदी ने मोहर लगा दी है। और इसी के साथ आपको ये बताने वाले हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बसपा ने यहाँ पर हाई कोर्ट में जाकर के कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है और मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाना जरूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार की सभी दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें चुन चुन कर आपके लिए लाए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के हर फैसले में उनके साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। तो दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी, अयोध्या के आसपास के जिलों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सभी जिलों में अलर्ट जारी कर सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। खास तौर से अयोध्या के आसपास के जिलों में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के आसपास के जिलों अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, बस्ती, बाराबंकी, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर में 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भेजा है। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि भूमि पूजन के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की ओर से कोई पुख्ता सूचना नहीं है, फिर भी कहीं कोई चूक न हो और कानून व्यवस्था संबंध अथवा अन्य प्रकार की अप्रिय स्थिति न पैदा हो, इसलिए अयोध्या के आसपास के 9 जिलों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अमेठी में एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे, गोंडा में एडीजी यातायात अशोक कुमार सिंह, इन अधिकारियों को अपने पर्यवेक्षण में अचूक सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने 29 जुलाई की शाम से 6 अगस्त की सुबह तक व्यवस्था संभालने को कहा गया है। उन्हें स्थानीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और गहन समीक्षा कर पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या भूमि पूजन में शामिल होने वाले 200 अतिथियों की सूची पर पीएमओ की लगी मुहर। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने वालों की लिस्ट जारी हो गई है। मंदिर की आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ऐसे में भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले 200 मेहमानों की लिस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिल गई है। ये लोग होंगे शामिल। कोरोना वायरस के कारण सूची में शामिल लोगों को 50-50 के 4 भागों में बांटा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सर संघचालक मोहन भागवत के साथ 50 साधु संत शामिल होंगे। कार्यक्रम में आने वालों में उद्योगपति रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का नाम भी शामिल है। ये नेता भी होंगे शामिल। चारों श्रेणियों में बांटी गई इस सूची में 50 साधु संत, 50 नेता, 50 उद्योगपतियों सहित अन्य को शामिल किया गया है। नेताओं की सूची में जिनका नाम है वे हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह, साध्वी रिंतभरा और विनय कटियार व अन्य नेता शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान अयोध्या में कई प्रसिद्ध स्थानों पर लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। विशेष रूप से सजाए जाएंगे भगवान राम। 5 अगस्त को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा। इस दौरान यहाँ कई अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। उन्होंने 5 अगस्त के लिए रामलला को लेकर हो रही तैयारियों के बारे में बताया कि उस दिन के लिए विशेष रूप से सजाया जाएगा। रामलला को हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि 5 अगस्त के दिन बुधवार है और इस दिन का रंग हरा माना जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने की दीप जलाने की अपील। वहीं दूसरी ओर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ने वाले विश्व हिंदू परिषद ने भले ही कोरोना संकट को देखते हुए अपने कार्यक्रम में बदलाव कर लिया है, लेकिन समारोह को यादगार बनाने के लिए वीएचपी ने लोगों से आह्वान किया है कि वह 5 अगस्त को विशेष रूप से दीप जलाएं और अयोध्या में रहने वाले लोग मंदिर व राम जन्मभूमि पर फूलों की बारिश भी करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा पहुंची राजस्थान हाई कोर्ट। मायावती ने कहा है कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाने की जरूरत। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने भी राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बसपा ने राजस्थान हाई कोर्ट में 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दी है। याचिका बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर दाखिल की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका से ठीक एक दिन पहले मंगलवार 28 जुलाई को बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और सीएम गहलोत को सबक सिखाने की जरूरत है। बसपा विधायक लखन सिंह, दीपचंद खेड़िया,
राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वाजिब अली और जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय कराए जाने का मायावती कई बार विरोध कर चुकी हैं। साल 2018 के चुनाव में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुदा बसपा की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में एक समूह के रूप में विलय के लिए अर्जी दी थी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी के विधायकों का असंवैधानिक तरीके से विलय कराने के लिए कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबक सिखाना जरूरी है और 6 विधायकों के मुद्दे पर बसपा हाईकोर्ट जाएगी। मायावती ने कहा, कांग्रेस और गहलोत को सबक सिखाने के लिए बसपा सही समय का इंतजार कर रही थी। मायावती ने एक बयान में कहा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बसपा ने कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन दिया ताकि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखा जा सके। मायावती ने कहा, गहलोत का कदम संविधान की 10वीं अनुसूची के विरुद्ध है, इसलिए बसपा के विधायकों को व्हिप जारी किया गया है कि वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करें। यह निर्णय कांग्रेस की तरफ से बार बार धोखा दिए जाने के कारण लिया गया। उनके मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की रहती है या नहीं रहती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस और अशोक गहलोत की होगी। मायावती ने कहा, बसपा इस मामले को लेकर पहले भी अदालत जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस और खासकर अशोक गहलोत को सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हम राह देख रहे थे। अब हमने अदालत में जाने का फैसला किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का छात्रों पर बड़ा फैसला, बड़ी बैठक के बाद हुआ ये ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान विद्यालय शिक्षा परिषद राजस्थान में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के एकीकृत विकास के लिए काम करेगी। सरकार ने अब राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्थान पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। यह बैठक सरकारी सचिवालय में आयोजित की गई थी। निर्णय उच्च स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में मौजूद मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि अब राज्य में प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूली शिक्षा के लिए एक ही संस्था काम करेगी। डोटासरा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में एकीकृत करने के प्रस्ताव को विधिवत मंजूरी दे दी गई है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार अब भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अब परिषद के मौजूदा कानून में संशोधन किया गया है और उसकी जगह प्रस्तावित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों परिषदों के उद्देश्यों और गतिविधियों को राजस्थान विद्यालय शिक्षा परिषद में मिला दिया गया है। बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, सरकारी शिक्षा विभाग मंजू राजपाल, सरकार के सचिव आदिवासी विकास विभाग गायत्री राठौड़, राज्य परियोजना निदेशक BL मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। HRD का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हुआ, नई एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है। यह फैसले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट बैठक में लिए गए। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार इन दोनों फैसलों की जानकारी देगी। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उनका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए, जिसे बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। इस दौरान निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भी विचार किया। इस समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तब किया था जब मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने दिखाई चांदी की ईंट, बाद में डिलीट किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर निर्माण को लेकर राम की नगरी अयोध्या में हलचल भी तेज हो गई है। राम मंदिर की नींव चांदी की ईंट से रखी जाएगी। इससे पहले तस्वीर भी सामने आ गई है। फैजाबाद के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया है। हालांकि बाद में सांसद ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है।
ट्वीट डिलीट करने से पहले लल्लू सिंह ने चांदी की ईंट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, यह मेरा सौभाग्य रहेगा कि इस पवित्र ईंट को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित किए जाने के समय मुझे प्रांगण में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बता दें कि चांदी की इस अनोखी ईंट का वजन 22 किलो 600 ग्राम है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी चांदी की ईंट से मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि चांदी की ईंट अयोध्या पहुंच गई है। वहीं मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल रखने की खबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने गलत बताया है। उनका कहना है कि नींव में कोई टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा। इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दावा किया था कि राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे भविष्य में मंदिर से जुड़े तथ्यों को लेकर कोई विवाद न रहे। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने मंगलवार को कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर कंस्ट्रक्शन साइट की भूमि के नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने की खबर गलत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कोई अधिकृत वक्तव्य जाए उसे ही आप सही माने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संघ प्रमुख भागवत 3 अगस्त को पहुंचेंगे लखनऊ। अयोध्या में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में 5 अगस्त को भाग लेंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत 3 अगस्त को ही श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के निमित्त लखनऊ पहुंच जाएंगे। वे 4 अगस्त को लखनऊ में संघ के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उसके बाद श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। संघ सूत्रों की माने तो RSS प्रमुख भागवत 4 अगस्त को राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध जनों तथा सरकार से जुड़े प्रमुख लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसके उपरांत वे श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। वे अयोध्या के साकेतपुरी कॉलोनी स्थित संघ के साकेत निलयम कार्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। गौरतलब है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत समेत देश भर की प्रमुख हस्तियां भूमि पूजन में हिस्सा लेंगी। इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देश के लगभग 275 विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हस्तियों को न्योता भेजकर आमंत्रित किया गया है। RSS के अवध प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह प्रशांत भाटिया ने हिंदुस्तान समाचार को बताया कि संघ के सरसंघचालक डॉक्टर भागवत श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के निमित्त 3 दिवसीय दौरे पर संभावित 3 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे। वे 4 अगस्त को विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य व दिव्य मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख भागवत 5 अगस्त को पुनः लखनऊ आएंगे और 6 अगस्त को अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। ट्रस्ट से जुड़े डॉक्टर अनिल मिश्रा ने हिंदुस्तान समाचार को बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख समुदाय से जुड़े प्रमुख नामचीन लोगों को ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाने को बीजेपी तैयार, पाटिल बोले बना सकते हैं सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के एक बयान ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि शिवसेना से हाथ मिलाने के लिए बीजेपी तैयार है। हालांकि पाटिल ने कहा कि हम केवल सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ हाथ मिला सकते हैं। शिवसेना और बीजेपी का 25 साल का साथ उस वक्त टूटा जबकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई। शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर रार था। महाविकास आघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी उद्धव ठाकरे के पास है। कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर हम सत्ता में वापस आते हैं और शिवसेना के साथ गठबंधन करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। हम महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए कि आगामी चुनाव के दौरान पार्टी को किसी भी तरह की समस्या या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए सभी अड़चनों को दूर कर दिया जाए। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर एक तस्वीर डाली थी जिसमें उद्धव और अजीत एक गाड़ी में बैठे हैं जिसकी स्टीयरिंग अजीत के हाथों में है। ठीक इससे एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर 3 पार्टियां की सरकार ऑटो रिक्शा है तो उसकी स्टीयरिंग मेरे पास है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के बयान के बाद डिप्टी CM अजीत पवार ने तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश की कि सरकार की स्टीयरिंग किसके हाथ में है। इस बीच बीजेपी ने शिवसेना पर नरम रुख अपनाने की शुरुआत कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि पुराने दोस्त फिर आपस में मिलते हैं या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऐप बैन से भड़का चीन, बोला जानबूझकर चाइनीज कंपनियों के कामकाज में रोड़े अटका रहा भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने जिस तरह से चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर कदम बढ़ाने शुरू किए हैं उससे चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पहले 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंध लगाया और उसके बाद इनके क्लोन 47 ऐप को और प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 200 और मोबाइल ऐप को चिन्हित किया गया है जिन्हें भारतीय बाजार से बाहर का रास्ता कभी भी दिखाया जा सकता है। इन कदमों पर नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने बेहद
सख्त बयान जारी करते हुए इसे चीनी की कंपनियों के कानूनी अधिकार का उल्लंघन बताया है और यह भी धमकी दी है कि चीनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसके पहले भी जब भारत की तरफ से चीन की कंपनियों की मंदी का फायदा उठाते हुए भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण करने से रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए थे, तब चीन ने WTO जाने की धमकी दी थी। चीनी दूतावास की प्रवक्ता शी रोंग ने इस बारे में सवाल पूछने पर कहा, भारत सरकार ने जिस तरह से चीन की WeChat समेत 59 ऐप को प्रतिबंधित किया है वह चीनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है और उनके हितों को प्रभावित करता है। हमने भारतीय पक्ष के सामने अपनी बात रखी है और उनसे कहा है कि वे इस कदम में सुधार करें। हम यह भी बताना चाहते हैं कि चीन की सरकार की तरफ से अपनी कंपनियों को साफ साफ यह निर्देश दिया गया है कि वे जिस भी देश में काम करें वहाँ के कानून का पूरी तरह से पालन करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी मदद लेने वाले NGO पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, 20,000 से ज्यादा लाइसेंस रद्द। जी हां दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों पर नियमों के उल्लंघन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने करीब 20,673 संगठनों के खिलाफ विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम यानी FCRA 2010 के तहत हुई इस कार्रवाई में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब ये संगठन विदेश से आर्थिक मदद नहीं ले सकेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के 1,848, बिहार के 1,101, केरल के 1,143, कर्नाटक के 1,444 और जम्मू कश्मीर के 64 गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। खास बात है कि विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के बाद महज 5-10% लाइसेंस पहले 4 वर्षों में रद्द किए गए थे। उसके बाद साल 2015 से इन संगठनों की गहन छानबीन शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए विशेष टीम का गठन किया था। इस कार्य में वित्त एजेंसियों की भी मदद ली गई। जाँच में सामने आया कि बहुत से गैर सरकारी संगठन तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए गैर सरकारी संगठनों को FRCA का लाइसेंस दिया गया था वह कोसों दूर तक नहीं दिखाई पड़ा। तकरीबन हर राज्य में ऐसे अनेक संगठन कथित गोलमाल में फंसे थे। लाइब्रेरी नेटवर्क, डालमिया सेवा ट्रस्ट, क्रेडिट यूनियन प्रमोशन कमेटी, कंसर्न ऑफ इंडियन स्कूल, बच्चों की देखरेख, बुजुर्गों की सेवा, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति का प्रचार प्रसार, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, जल बचाओ, विभिन्न समुदायों के संगठन और कई संस्थानों ने भी अपने नाम पर FCRA का लाइसेंस ले रखा था। इसके जरिए इन्हें विदेश से आर्थिक मदद मिल जाती थी। सरकार ने जब इनकी जांच कराई तो कई राज्यों में इन संगठनों की गतिविधियां ठीक नहीं पाई गई। जिस कार्य के लिए संगठन बनाया गया था उसकी जगह वहां पर कुछ और ही चल रहा था। कई स्थानों पर इन संगठनों का इस्तेमाल धर्म व किसी जाति विशेष को दूसरी दिशा में ले जाने का काम हो रहा था। इस दौरान गैर कानूनी कार्यों की रिपोर्ट भी सामने आई। सरकार ने FCRA के तहत जो नियम बनाए थे उनका पालन नहीं हो रहा था। कुछ संगठन तो ऐसे भी सामने आए जिनकी नींव ही फर्जी दस्तावेजों पर आधारित थी। 2015 से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन संगठनों की जांच करानी शुरू की तो लाइसेंस रद्द होने का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। खास बात है कि 2015 के बाद ही 80% से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब बैंकिंग सेक्टर पर केंद्र सरकार का ध्यान। कल बैंक प्रमुखों के साथ बैठक कर रोड मैप तैयार करेंगे PM मोदी। जी हां दोस्तों, मार्च की शुरुआत में ही भारत में कोरोना तेजी से फैलने लगा था, जिस वजह से केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ। बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। सरकार लगातार इस सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है। बुधवार को PM मोदी भी इसको लेकर एक अहम बैठक करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकों और गैर वित्तीय कंपनियों के स्टेक होल्डर्स और प्रमुखों के साथ बुधवार शाम चर्चा करेंगे। इस दौरान कोरोना काल के बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव की चर्चा होगी। इसके अलावा भविष्य के रोड मैप पर भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से PM मोदी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि लंबे वक्त से केंद्र सरकार बैंकिंग सेक्टर पर ध्यान दे रही है। जब PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी तो उसमें NBFC और HFC के लिए घोषित की गई 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना के तहत 5 प्रस्तावों के लिए 3,090 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी थी। इसके अलावा RBI भी बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।